और मैथ्स सुनने में अच्छा लगता है, करने में खराब लगता है। कोई मास्टर हो आके मैथ्स के सवाल में फॉर्मूला चिल्लाने लगे, फिर तुम्हें याद आ जाए कि अच्छा ये वाला था, तो अच्छा लगता है। और मैथ्स और रीजनिंग में दोनों के बीच में फर्क समझता है। हमने पहले ही कहा यहाँ पे 30 नंबर आपके साथ पूरी तरीके से चीजें चलेगी। तो ऑन दैट 30 मार्क्स, जो 30 क्वेश्चन है आपके 60 मार्क्स के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ एनालिसिस किसी की भी कोई टीचर नहीं बनाता, स्टूडेंट खुद बनाता है। मेरा हमेशा से विचार यही रहा है शुरू से। किसी का मैथ्स बैकग्राउंड है, उसको मैथ्स अच्छा लग रहा होगा। कोई ऐसा होगा जिसने मैथ्स से कभी दुश्मनी करके छोड़ा होगा, भाई आज तक तो मुझे मैथ, आज के बाद मैथ्स की किताब नहीं उठाऊंगा। ऐसे भी बहुत से होंगे जो आर्ट्स में चले गए होंगे, दोबारा से फिर मन किया कि इंजीनियर बन जाए, तो एमसीए में पहुंचने के लिए आप वहां पे पहुंच गए, है कि नहीं। तो सिंपल 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 सी चीजें हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं। हमें कौन सा टॉपिक अच्छा लग रहा है, हम केवल वो टॉपिक पकड़ लें। और आप जब रीजनिंग में ज्यादा स्कोर कर लेंगे ना, तो यहाँ आपको ओनली 20 to 25 मार्क्स आप ले आइए। ठीक है, कितने मार्क्स ले आइए, आराम से ले आइए। अगर आपने वहां 60 मार्क्स स्कोर किए हैं तो यू कैन गेट द गुड परसेंटाइल स्कोर, बगैर डरे। जो अच्छे स्कोर है वो बता रहा हूं। और अगर आपने कहीं आउट ऑफ 60 35 प्लस ले आ लिया है, आउट ऑफ 60 बता रहा हूँ, 35 प्लस ले आ लिया है, तो यू आर इन द टॉप मोस्ट मेरिट लिस्ट, 95 परसेंटाइल प्लस की मेरिट लिस्ट में आप आएंगे। ये हकीकत है। लास्ट ईयर का मैंने आपको पहले भी बताया था। जी सर, सही बात है, अरे बिल्कुल है, मैंने कहा ना। बस आपको किसी एक जगह पे पूरी कमांड करनी है, किसी एक जगह पे क्या करनी है, फोकस करनी है। मैक्सिमम फर्क क्या होता है, क्यों स्कोर नहीं आता। जब हम बात करते हैं ना एमसीए सीटी की, तो अटेम्प्ट करने वाले कौन से बच्चे होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, और उसके अलावा कहीं ना कहीं से वो बच्चे होते हैं जो कहीं से डिप्लोमा करके आए हैं या बाकी चीजें करके आए हैं, तो वो उस जगह से अपने आप को अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं। तो जो पेपर टफ है ना, वो केवल आपके लिए नहीं है, सबके लिए। तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, परसेंटेज, एजेस, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पूरा पोर्शन अर्थमेटिक के अंतर्गत आएगा। अब अर्थमेटिक पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है भाई। इसके अंदर कभी किसी के साथ टाइम एंड वर्क से आता, तो सर क्या टाइम एंड वर्क में हम बहुत ढेर सारे डिटेल में जाए, नहीं। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो बेसिक आएंगे। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, आपको कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेने की जरूरत है। तो मैंने आपको क्या कहा, बेसिक क्वेश्चन करने के लिए आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर की बुक उठा लीजिए, या रेदर देन इट आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाने से अच्छा इजी बुक उठा लीजिए जो आपकी अरिहंत वगैरह की आ जाती है, या प्रीवियस ईयर का, जिसमें आप 50-60 क्वेश्चन करेंगे, आपको मिल जाएगा। सारे टाइप कवर हो जाने चाहिए, बेसिक बेसिक, आपको कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अब जैसे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में हम बात करेंगे, तो वैसे पढ़ने जाओगे तो 16 घंटे में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस ही नहीं खत्म होता। लेवल नंबर 1 हमारे पास टेंशन क्या है, कि हमारा पेपर जो है ये 24 मार्च को है। आज से गिनती से भी गिनते हुए बैठे रहोगे तो 24 मार्च तक में आपके पास 2.5 महीने। और अगर तुमने 16 दिन में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा, तो बाकी कब पढ़ोगे। और मान लो ये तुमसे 4 क्वेश्चन बन गए, तो बाकी तो डूब जाएंगे ना। तो आपके दिमाग में बड़ी सीधे से चलने, अर्थमेटिक को कुल मिला के आपके पास इधर देखिए, 4, एक 5, एक 6, 2 8, एक 9। मैंने कल भी यही बताया था जब मैं प्रीवियस एनालिसिस भी किया था, कि 9 से 10 क्वेश्चन आपको किसमें मिल जाएंगे, अर्थमेटिक में मिल जाएंगे। तो 9 से 10 क्वेश्चन आपको वो मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और बेसिक वाले मिलेंगे, कोई टफ नहीं मिलेंगे। तो नॉर्मल 9 से 10 सवाल आपको करने हैं, हर स्लॉट को मिला के। कोऑर्डिनेट मैंने पहले भी बताया था कि हर साल का ही इसका लेवल बढ़ के रहता है। लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन मिले थे, 4। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पूरा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी इजीएस्ट टॉपिक होती है एडवांस मैथ्स की, जहां पे हमें ज्यादा कुछ नहीं डिपेंड करना होता, सोचना नहीं होता। हमें कुछ फॉर्मूले पता है, उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड काम चलता रहता है। तो जिसमें हम लाइंस पढ़ते हैं, लाइंस के बाद ट्राइंगल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, और पैराबोला पढ़ेंगे। ठीक है, पैराबोला एंड हाइपरबोला, तो ये सारी चीजें इसमें खत्म हो जाएंगी। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट पे आप फोकस कीजिए, इसको मत छोड़िएगा। एक क्वेश्चन बहुत आसानी से आएगा और सीधे फॉर्मूला बेस्ड आएगा। 3 कंसेप्ट होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, एंड द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड।
ठीक है। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड पे या तो सवाल आएगा, या तो व्हाट इज कॉल्ड मीन, व्हाट इज कॉल्ड मीडियन एंड व्हाट इज कॉल्ड मोड। बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल रूल है कि हमें ये निकालना आना चाहिए। और अभी मैं आपको सवाल बोल भी दूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। हमें करना है, हमारे दिमाग में केवल एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वी हैव टू डू द टास्क, कि हमें मीन, मीडियन, मोड क्या है ये पता होना चाहिए। क्लियर है बातें? उसके बाद ये जो सीरीज है ना, ये आपसे बड़ी आसानी से बनेगी। एपी, जीपी एंड एचपी ये करके जाइएगा। और बाइनोमियल से जरूर सवाल बनता है। बाइनोमियल इज द स्मॉलेस्ट टॉपिक। बाइनोमियल के ऊपर अगर हम बात करें तो बाइनोमियल इज द स्मॉलेस्ट टॉपिक, जहां से अपने पास हम चीजों के लिए वर्कआउट करके निकाल के चल रहे हैं कि बाइनोमियल में क्या क्या चीजें चलते हैं। तो एक सिंपल सी इक्वेशन होती है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन, एन सी जीरो इंटू बी की पावर जीरो प्लस दिस वन। तो वो एक्सप्रेशन जो हमने बचपन में पढ़ के रखी थी, उसी एक्सप्रेशन के ऊपर वर्कआउट करना है। तो ये एक टॉपिक है जो आप कोऑर्डिनेट के बाद अपने आप को वर्कआउट कर सकते हो। सवाल मिलता है अच्छा खासा। प्रोबेबिलिटी को भी आप अपने तरीके से, मैं अर्थमेटिक में ही डाल के रखता हूं कि आप यहीं पे सोच के चलिए कि प्रोबेबिलिटी भी मेरा काम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी मॉडर्न मैथ्स का भले टॉपिक है, पर टॉपिक बहुत इजी सा है। तो आपको मिल जाते हैं टोटल, आपके काम भर के क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 15-16 हो गए। हेडेक फ्री कितने हो गए? अर्थमेटिक के चलो, ना तुम्हारी ना मेरी, पेपर कितना भी गंदा बनने दो, 8 मिल जाएंगे। 8 मिल जाएंगे। ईजीएस मिलेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के 3 मिल जाएंगे। हर साल मिलते हैं, टॉपिक ही अलग दिया है, स्टैट के अंतर्गत ही डाल के रखता है। 3 मिलेंगे 11, एक स्टैटिक से मिल गया 12, एक बाइनोमियल से मिल गया 12। आसानी से कितने सवाल सॉल्व हो गए? 12। अब हमने कोऑर्डिनेट मन लगा के पढ़ लिया, कितने हो गए? 2 वहां से कर लिए, 14 हो गए। डन। और ये जो सेट रिलेशन एंड फंक्शन दिया है ना, ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री को जोड़ के आता है। देखो ये वाला जो पोर्शन है, जब मैं निम सीईटी के लिए पढ़ाता हूं ना, निम सेट के लिए, तो मैं बड़े डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूं आपको। बच्चे मेरे से आके पूछते हैं कि सर ये बताइए हमारा डिफरेंशिएशन कब चालू होगा, सर ये बताइए हमारा इंटीग्रेशन कब चालू होगा। क्यों? सिलेबस का पार्ट है और आप कर भी रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कोई सवाल नहीं आता। मैंने आपको कल पहले ही बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है। व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सीधे पूछेगा। जहां पे आपके पास होगा व्हाट इज द इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ दिस वन, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस वन। तो हम यहाँ पे 2.5 महीने अपना समय खत्म करें। कितना भी पढ़ोगे इसको, कितना पढ़ोगे, कम से कम 60 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिटेल में जाना है, तेज तेज भाग के भी पढ़ोगे तो 25 घंटे पढ़ोगे। और 25 घंटे पढ़ने के बाद 2 नंबर या 1 नंबर के टॉपिक के पीछे नहीं भागा जाता, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन विदाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आने वाली नहीं है आपको। तो अगर आप चाहें तो पूरी तरीके से कैलकुलस को हटा सकते हैं। चाहे तो पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलस को हटा सकते हैं कि भाई मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, हम कैलकुलस नहीं पढ़ेंगे। पर जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड है वो क्या करें, कैलकुलस के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर ले। उनके साथ जब ये बातें चलेंगी तो हो जाएगा क्लियर। ज्योमेट्री पे फोकस कर लो, सीधे सीधे प्रॉपर्टी ऐड करनी है आपको। ज्योमेट्री में हम लाइन एंड एंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल के साथ जितने सेंटर हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। बाकी आपने देखा ही होगा कि जब मैं आपकी ये प्रॉपर्टीज कराता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, तो बाकी बातें ज्योमेट्री की हम कोऑर्डिनेट में करते ही रहते हैं, साथ में एक पूरा टॉपिक हो गया। तो आपको यहाँ ज्यादा घबरा के पेपर देने की जरूरत नहीं है। मेरा पहला मानना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, बेस्ट स्कोर करने के लिए हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट राइट ज्यादा सही रखने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या रखने चाहिए, राइट। निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। सबसे जरूरी चीज क्या होती है इसमें, क्या नहीं होती। तो सर क्या 12 क्वेश्चन मेरे भी सही है, 12 क्वेश्चन इसके भी सही है, 12 क्वेश्चन पड़ोसी के भी सही है, तो क्या सबको बराबर नंबर दिए जाएंगे, सबको बराबर रैंक दी जाएगी? फिर जब वो रैंकिंग सिस्टम लाते हैं तो क्या देखते हैं, अच्छा सब 12-12 वाले हो, आओ कोने में, अब बताओ कौन सबसे ज्यादा गलत किया है। तो पता लगा इसने किया, तो लग रहा है ये उस लायक नहीं है, रखो पीछे। तो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन कम करने की कोशिश कीजिएगा। एक आध बेचारा क्या सोचता है, सर हमें तो ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है, हम तो जब वहां आएगा निगेटिव नहीं तो सब मार देंगे। मार दो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके, अगर अच्छे अटेम्प्ट मिल रहे हैं
आपको 65-70 अटेम्प्ट मिल रहे हैं तो रिस्क मत लेना। अब आप पेपर देने गए, आपके अटेम्प्ट ही 20 हो रहे हैं, तब तो भगवान ही सहारा है कि नहीं? 100 में अगर आपका 20 अटेम्प्ट सही हो रहा है तो भगवान ही सहारा है, तो सारे मार देना। पर जब आप 65 और 70 अटेम्प्ट ले रहे हैं और प्यार से ले रहे हैं 65-70 अटेम्प्ट, तो कुछ नहीं। और अपने सेक्शन के टाइम पे फोकस करो। देखो, तुम इस रामायण में मत फंसो कि सब कुछ कर लेंगे। मेरा बड़ा सीधा समय हमेशा हर एक बच्चे के एनालिसिस उसके हाथ में छोड़ देता हूं कि आप अपने लिए ज्यादा सोच के काम कीजिए। मास्टर का क्या है, मास्टर तो भावनाओं में बहेगा ही। ठीक है, मैं इस बात का शिकार हूं, तो इसलिए मैं, आपने देखा होगा कि बहुत कमी मैं होता है स्ट्रेटेजी किसी की फॉर्म करता हूँ, बाकी चीजें मैं पहले उससे इनपुट करना। मैं शायद गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाता तो टीचिंग लाइन पे नहीं आता, पर टीचिंग में आने के बाद मैं सेलेक्ट हुआ तो मुझे गवर्नमेंट में जाने का कभी मन नहीं किया। ठीक है, और मेरा पहला पेपर जो डूबा था, मैंने आप सबको बताया है, उसके डूबने के पीछे कारण क्या थे? हमारे टीचर ही थे। उन्होंने जो हमें गाइडलाइन फॉलो किया था, मेरे उस हिसाब से पेपर में पैरामीटर नहीं सेट हो रहे थे, तो मैंने नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट ज्यादा ले लिए। अगर मैं उतने ही अटेम्प्ट पे रुक जाता तो शायद मैं गवर्नमेंट में उसी समय हो जाता। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट चल रहा होगा आईबीपीएस का मेरा, एक साल में बैंकिंग के बहुत से पेपर आते हैं। होता क्या था, जब मैं पेपर देता था तो टोटल 5 सेक्शन होते थे, 40-40 नंबर के, 200 नंबर का पेपर होता था, हर सेक्शन में 24-24 नंबर जरूरी होते थे। तो मेरे टीचर ने बताया था 120 नंबर के नीचे तुम्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे। और जब मैं पेपर दे रहा था तो 91 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने सही कर लिए थे 1 घंटे 50 मिनट में। और फिर मुझे एहसास हो गया कि मास्टर साहब ने तो कहा था 1 घंटे 50 मिनट के बाद काम तो बनेगा नहीं 120 के नीचे। हमने 1 घंटे 55 मिनट में 200 निपटा दिए। 5 मिनट लो, जहां माउस जा रहा है, हर हर महादेव। और नुकसान किस दिन झेला हमने? जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरिट आई थी पेपर की 71 मार्क्स। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा था, तो मास्टरों को भी एहसास हुआ कि यार भाई क्या चल रहा है हमारे सामने। वहां जब पेपर में हम देने जा रहे हैं तो पेपर में क्या चल रहा है? पेपर में मुद्दा ये चल रहा है कि हम कैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को रोक सके। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चलते क्या होते हैं? रॉन्ग अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? तो आपके दिमाग में 65-70 अटेम्प्ट लेने हैं। अब 65-70 अटेम्प्ट लेने के लिए दो चीजें ध्यान रखना कि आपके पास है केवल कितने मिनट? 1.5 घंटा। ठीक है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के करोगे। भाई रीजनिंग का कोई नहीं छोड़ता, सब निपटाते हैं। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के करोगे, कितनी देर में कर लोगे? मिनिमम टाइम पकड़ के चलते हैं, 20 मिनट में निपटा लेंगे। एक आध विचार सोचते हो 20 मिनट में निपटा देंगे 30 क्वेश्चन? ओ नहीं हो सकता सर, थोड़ा बढ़ा लो। लो, अत्ता खुश। अरे हाँ या ना? अत्ता खुश 30 मिनट में। पर अब तुम्हारे पास समय कहाँ बचा? तुम जब अटेम्प्ट बढ़ा रहे हो, अब एक आध सोच रहा है सर मुझे तो मैथ्स के अटेम्प्ट बढ़ाने हैं, देखो मैथ्स के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं आएगा। तुम 15-16 अटेम्प्ट अगर सही ले लिए 30 में ना, उतने में तुम्हारा काम हो जाना है। अब कंप्यूटर के 20 बहुत आसान आसान सवाल आएंगे, पर लॉजिकल आएंगे। कंप्यूटर के सवाल ऐसा नहीं आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो तुम कह दोगे माउस इज आउटपुट डिवाइस, है कि नहीं? ऐसा नहीं आएगा। एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम दिया हो जो आपने पढ़ के रखे, उसमें सर पढ़ाते हैं आपको कि जस्ट अ सिंपल प्रोग्राम जैसे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड पोनियो डॉट एच, वाइड मेन इनपुट प्रिंट एफ स्कैन एफ, एंड देन देयर आर सर्टेन कमांड्स। फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। प्रोग्राम समझ में आ रहा है पर पढ़ने में तो समझ आ रहा है ना? प्रोग्राम समझ में आ रहा है पर पढ़ने में समझ आ रहा है कि नहीं जा रहा है? तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम? तो आप वहां पे एक एक मिनट कंप्यूटर में जाना है। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल नहीं आएंगे। 1 मिनट या 40 सेकंड, तो आपको कंप्यूटर को करने के लिए कितने मिनट हो गए? और 20 मिनट ही किसके लिए हो गए? तो बचा कितना मैथ्स के लिए? अब 20 मिनट में का अपने आपको शक्तिमान समझे हो, एडवांस मैथ्स निपटा दोगे? 20 मिनट में 16 क्वेश्चन प्यार से इज्जत से मिलेंगे। ठीक है, हाँ आराम से मिलेंगे। कोऑर्डिनेट तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? बस घबराना नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। अब देखो तुम्हें, मैं जो मेरी एनालिसिस होती है ना, मैं इसीलिए कहता हूँ कि पहले आप अपने को समझो। बच्चा इस बात पे घबराया, सर मेरा इंटीग्रेशन नहीं हुआ, मेरा डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, मेरी ज्योमेट्री बची है, मेरी ये बची है। भाई तुम्हारा 20 क्वेश्चन बचा है। क्या बचा है?
8 क्वेश्चन अर्थमेटिक, 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट, 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट, 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी या 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री, एक बाइनोमियल। ठीक है, टॉपिक क्या क्या पढ़ने वो ध्यान से रख लो। पूरा आपको पढ़ना क्या है, अर्थमेटिक। ठीक 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 है, क्या पढ़ना, अर्थमेटिक। सेकंड इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सामने निकल के आएगा, ज्योमेट्री। क्योंकि ज्योमेट्री के सवाल आसान होंगे, बस आपको सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, लाइन क्या है, एंगल क्या है, टेंजेंट क्या है, कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है, जितना है सब कुछ। ठीक है, ज्योमेट्री। ठीक है, मैं अब अंदर के सब इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं लिखवाऊं, लिखवाता गया तो 3 घंटा इसी में चला जाएगा, फिर तुम थोड़ी देर में सोचोगे पढ़ाएंगे तभी समझ लेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री, फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी और मीन मीडियन मोड या स्टैटिक, प्रोबेबिलिटी और, क्लियर है। बचा हुआ समय एपीजीपी एचपी जरूर पढ़ लेना, आसान टॉपिक होता है। एपीजीपी एचपी आसान टॉपिक। हाँ, फंक्शन के सवाल आए थे, ये आपको फंक्शन दिख रहा है, दैट इज नॉट एक्चुअली द फंक्शन। जिसने भी इसको स्लॉट निकाला ना, उसको इफ फंक्शन इज डिफाइंड बाई, इफ फंक्शन इज डिफाइंड बाई ऐसा हो गया। फंक्शन से नहीं आए थे। फंक्शन के अंदर जब हम जाते हैं तो देयर आर 5 यूनिट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन, सेकेंड वन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड वन इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फोर्थ वन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, फिफ्थ वन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो दैट आर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन का चैप्टर इतना छोटा नहीं है। फंक्शन इज द पार्ट जहां आप शुरू में डिफाइन करते हो कि उनकी रेंज क्या है, उनका सेट क्या बनेगा, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या। तो इसको पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि इनको पढ़े बगैर हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत होगी। तो हम इनको पढ़ेंगे जरूर, पर इनके ऊपर पूरी तरीके से फोकस ना हो जाए कि हम आज ही बुक उठाएं और बुक उठाने के बाद हमें फंक्शन समझ में ही ना आए, है कि नहीं। डन। एपी जीपी और एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सर ने अभी बताया होगा, एपी का उल्टा एचपी, जीपी, अरे वो लिखवाया था ना सिलेबस में। हाँ, इतना तो मैं भी सुन रहा था, 3 चीज तो बताई थे। अर्थमेटिक को एपी कहते हैं, जीपी एचपी। क्लियर है मामला। डन। तो मैथ्स में क्या नहीं करना है, घबराना, आसानी से अटेम्प्ट मिलते हैं। सेट रिलेशन एंड फंक्शन जो है हम शुरुआत करेंगे, जिस दिन एडवांस मैथ्स की मैं शुरुआत करूंगा दोबारा से स्टार्ट करूंगा। अभी मेरी बैच जो है थोड़े दिन बाद फिर से स्टार्ट होगी, जैसे मैं लीव के वापस आऊंगा, 3 तारीख को आ जाऊंगा, 3 फरवरी। तो हम जब शुरुआत करेंगे तो अपने कोऑर्डिनेट को खत्म करेंगे, फिर क्या स्टार्ट करेंगे, सेट रिलेशन फंक्शन, और फिर इंटीग्रल इक्वेशन में तुम्हें पढ़ा दूंगा, जिसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के 2 छोटे छोटे कंसेप्ट बता दूंगा कि कैसे चीजें आसान हो सकती है। अगर पेपर अच्छा मिला, डायरेक्ट होने वाला मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो उसे 1-2 नंबर के पीछे परेशान नहीं होगा, टॉपिक सारे कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं। बस इन 20 मिनट के लिए ही सोचिए, कितने मिनट के लिए सोचिए कि कितना, बिल्कुल बढ़ेगा। आपने अगर परफेक्टली उतने टॉपिक किया तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होते हैं, 30 अटेम्प्ट। अगर आप 30 मिनट सही दे रहे हैं रीजनिंग को, तो 30 अटेम्प्ट पूरे होते हैं। लास्ट ईयर का एमसीए का पेपर उठा के देख लो, ऐसा कोई सवाल नहीं मिलेगा जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्यूटर का कोई भी ऐसा सवाल आपको नहीं मिलेगा जो आप नहीं कर सकते। खुद पेपर उठा के देख लो, अगर कोई टीचर ना भी पढ़ाए तो भी आप फास्ट करोगे उनके पढ़ाने के बाद, तो 50 नंबर तो यही आ जाते हैं। इंग्लिश में आपको 10 क्वेश्चन इजिली मिल रहे थे, कितने हुए, 60, कितने हुए, 60। मैथ्स में 10 भी मिल गए तो 70 हो गया ना। और मैं तुमसे क्या कहा था, 65 से 70 स्कोर में तुम्हारे अच्छी परसेंटाइल बन जाती है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मेरा जो तजुर्बा है यहाँ पे, 2-2 3-3 महीने में बच्चों को निकालने के। लास्ट ईयर एक कृष्णा करके बच्चा आता था, लास्ट में बैठता था, बाद में तो ऑनलाइन हो गया था, कि वो पूरा टाइम उसको स्टडीज के लिए, 2.5 महीने में उसने ले आई थी अराउंड 92 परसेंटाइल। जनवरी के लास्ट में ज्वाइन हुआ था और मैंने तभी एडवांस स्टार्ट किया था। हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज को ही प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर, सीक्वेंस एंड सीरीज
कभी कभी क्या कहते हैं उसको रीजनिंग में डालता है, कभी इधर डालता है, ठीक है। 2.5 महीने में उसने 91% लाई थी। मैथ्स का बैकग्राउंड भले था पर उसके टॉपिक फिक्स थे, उसने सबसे ज्यादा स्कोर किया था। उसके अलावा भी एक बच्चे का और एडमिशन, मेरे पास मैसेज आया था जिस दिन रिजल्ट आया था, उसके भी 88 प्लस परसेंटाइल थे 2.5-3 महीने में। उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया था रीजनिंग में, रीजनिंग और कंप्यूटर में अच्छे स्कोर के साथ थे, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लीजिए, आप सबको एक अच्छा स्कोर मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, सी यू टुमारो। ये आप लोगों ने लिखा है, डायरेक्टली मैं बताऊं हम लोग क्या करेंगे। देखो मेरा ये कहना है, हमें फॉलो ये करना है कि हमें जब एग्जाम सॉल्व कर रहे होंगे 2020 से लेके 2024, ठीक है, यानी लास्ट ईयर तक। हाँ, अभी तक कितने पेपर अवेलेबल हैं, मतलब जो हम लोग निकाल चुके हैं, तो करीबन 8 पेपर सेट हमारे पास अवेलेबल है, ओरिजिनल पेपर। हाँ, ओरिजिनल पेपर का 8 साल का एनालिसिस है। मैं क्या चाहता हूँ, हर सैटरडे आप आए। अभी तो हम लोग आज का पूरा सेशन एनालिसिस पे स्पेंड कर रहे हैं। हर सैटरडे आए, आपको एक स्लॉट का पेपर मैं पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा। स्लॉट यानी कैसे, जैसे मैथ्स एक स्लॉट है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग एक स्लॉट है, इंग्लिश है और कंप्यूटर है। तो खाली आपको एक स्लॉट का पेपर पहले मिल जाएगा कि यार इस वीक में ये पेपर का एनालिसिस होगा। अब अपने हिसाब से आ जाओ, ठीक है। क्लास में आए, क्लास में आने के बाद टीचर आएंगे, पूरा पेपर सॉल्व करके देंगे। कौन सा पेपर कह रहा हूँ, ओरिजिनल पेपर 2020 से लेके 2024 का। उसमें हम लोग, आप घर से भी संडे को एक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं संडे आपको कोई कंपलसरी नहीं कर रहा हूँ कि आपको तुरंत आएगा, फिर से मैं आपको कंपलसरी कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए कोई रिलैक्स नहीं, खाली आपको क्या करना है, संडे को कैसे भी करके एक लैपटॉप अरेंज करना है। घर में लैपटॉप होगा तो चलेगा, या फैमिली में किसी का लैपटॉप ले लेना। सर फैमिली भी नहीं है तो कंपलसरी कैफे सेंटर पे जाना है, जहां पर साइलेंट होगा, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट, वहां पर एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी है। जो भी सेक्शन में टेस्ट दे दो, आपको लग रहा है कि पूरा टेस्ट नहीं, एक छोटा टेस्ट, कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, निगेटिव मार्किंग थोड़ी है, तो निगेटिव तो आने नहीं वाले। खाली देखना है कि कैसे सवाल आ रहे थे, देख के चले जाओ। उसी पेपर में से मैं आपको ओरिजिनल पेपर कह रहा हूँ, ओरिजिनल पेपर, हर वीकली एक टीचर आके आपको पूरा एक पेपर पढ़ा के जाएंगे, पूरा एक पेपर, कि देखो ये साल में ऐसे ऐसे सवाल था। होता क्या है कि मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा, ऐसे भी हो जाएगा कि आज तो मैं पहला दिन हूँ, मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है ये तो मुझे पहले ही पता था ना, ऐसे ही करते थे। तो वो रिपीटेड कैसे सॉल्व कर रहा है उसकी आदत लगनी चाहिए, बार बार एक चीज करने से। तो वही यहाँ पर आपको समझाना है, ये देखना है। ओके, कुछ बच्चों का कहना है सर वीआईटी सीयूटी आल्सो द सेम एज अ सीईटी। नहीं सुना रे, वीआईटी एंड सीयूटी का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू द सीईटी, उसमें एडवांस मैथ बढ़ जाएंगे, रीजनिंग का वेटेज बढ़ जाएगा। रीजनिंग का वेटेज बढ़ना मतलब कैसे, अगर आपने ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, देखो मैंने जब भी रीजनिंग आपको पढ़ाया, मैं कभी भी सीटी के लेवल तक नहीं पढ़ा रहा था। मैंने आपको बार बार ये बताया था कि जब आप रीजनिंग अटेंड कर रहे हो, ए टू जेड कर रहे हो, ठीक है, यानी आपने मेरा लेक्चर कोई भी उठा के देख लेना या कोई फैकल्टी का, तो हमारा मेन पर्पस है खाली सीटी को फोकस ना करें। मैं आपको कहीं बता रहा हूँ क्या कि खाली इसको ही पढ़, मैं आपको सीटी का लेवल बताना चाहता हूँ कि लेवल बहुत बेसिक होता है। पढ़ना तो डिटेल में है, क्योंकि क्या होगा, आप यहाँ से जब पढ़ के जाओगे ब्लड रिलेशन कोई टॉपिक, तो आपको ना चलो कहीं से भी लेके आ जाओ, हम लोग तो तैयार है यार, सॉल्व कर देंगे। वो चैलेंज होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस ओरिएंटेड पढ़ना। समझ में आया। रीजनिंग और मैथ्स का आपको बता दिया था। मैं खाली इंग्लिश का सिलेबस दिखा देता हूँ, इंग्लिश के सर के द्वारा ही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। टॉपिक आप खाली नोट डाउन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मेरे से अच्छा इस टॉपिक में आपको संगपाल सर ही बता पाएंगे, मतलब इंग्लिश के। बट आज उनकी मॉर्निंग में बैच हुई है, तो आज शायद वो इवनिंग में नहीं आ सकते थे, इस वजह से मोटा मोटा चीज आपको रीजनिंग मैथ्स के बारे में दिखा देता हूँ कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, सीटी ओरिएंटेड है। लीना रुक जाइए, लीना रुकिए यार, अभी आपका ही नाम चल रहा है, सभी लोग सुन रहे कौन है लीना, ठीक है। चलो इधर, ओके, एक ये पढ़ना है, कौन सा टॉपिक, अलजेब्रा पढ़ना ही है। अलजेब्रा में क्या क्या आएगा सर, तो अलजेब्रा में ऐसे टॉपिक आते हैं, कौन सा, सर्च इंडाइसेस, ये अलजेब्रा ही है। हाँ, सर्च इंडाइसेस अलजेब्रा होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वाड्रेटिक करके एक टॉपिक आता है, बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। हाँ, बायनोमियल वगैरह वो जो होता है ना, कि बायनोमियल एक्स वाई वाले सभी, हाँ, जहां पर भी इक्वेशन दे दिया, मतलब मैं सिंपल आपको बताऊं, अलजेब्रा का मतलब क्या है, इक्वेशन, जो भी इक्वेशन वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा अलजेब्रा है, उसका नाम वो अलजेब्रा दे देता है। यानी ऐसे कभी इक्वेशन आ गए, एक्स प्लस वाई समथिंग नंबर इक्वेशन के फॉर्म में, दिस आर ऑल आर अलजेब्रा, ठीक है, ये सभी के सभी अलजेब्रा। दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी बोलने की स्टाइल बदल जाती है यार,
ठीक है, अलजेब्रा में हम लोग क्या कहते हैं, एक्स प्लस वाई समथिंग, एक्स वाई इक्वेशन चल रहा है, उसको अलजेब्रा कहते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि ये हर बार जो भी बताएगा, ए के बारे में 2,3, बी के बारे में ये 3, ऐसे वो हमेशा कोऑर्डिनेट को लेके चलता है, डॉट को लेके चलता है। तो इसको लिखने का तरीका ही अलग हो जाता है, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, आपको बहुत सारे बताए होंगे। तो ये बहुत अलग चीज है इसका। देखो मैं एक सभी को कंबाइन करके लाया था। तीसरा टॉपिक कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री, इसको भी अलग प्रकार से प्रेजेंट करते हैं लोग। ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं बताते, लोग कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ऐसे। मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो पहली बार को पढ़ाया होगा, मैंने 15 लेक्चर स्पेंड किए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसका रिकॉर्डेड है, मैंने एकदम ग्राउंड लेवल से पूरा पढ़ा दिया था उसमें। ठीक है, अगर पहले आपने अटेंड किया तो अच्छी चीज है, नहीं किया तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन उसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री इतना डेप्थ में पढ़ाया था कि आप वहां से देखिए वो लेक्चर कितना सही थे, कि उसके सीरीज के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना। डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो है ना वो बहुत कम आ रहा है आजकल, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि नॉन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे एमसीए सीईटी करें। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड ना, टेक्निकल वाले तो पहले ही करते हैं, मतलब जिसका मान लो कि जिसका 11 12 में मैथ्स था सर, तो मुझे तो डेरिवेटिव्स पता ही है, मुझे तो लिमिट्स भी पता है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है इसका समझेगा, 11 12 में जिसका मैथ्स होता है उसमें से 99% बच्चे इंजीनियरिंग की ही एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग में तो चले ही गए, तो जिनका टेक्निकली नहीं है तो उनको चांस कहाँ से मिलेगा, तो वो एमसीए में बढ़ना चाहिए। इस वजह से कहीं ना कहीं मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा आसान लगता है। ठीक है, देन इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आपको टॉपिक का वेटेज बताया होगा। अरिथमेटिक में क्या क्या आए थे, एज के ऊपर सवाल था, टाइम एंड वर्क आया था, टाइम एंड वर्क आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, नंबर सिस्टम आया, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह आया था। देखो ये बैच मॉर्निंग में चल रही है, बट मैं चाहता हूँ कोई टाइम अगर आपको लगा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। इसका लेवल बहुत बेसिक है आपके एग्जाम में, क्योंकि मॉर्निंग में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूँ। दो चीज देखना, समय है मैं मैनेज कर सकता हूँ तो पढ़िए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको अलग पढ़ाऊंगा आपको आगे लेके, ठीक है। अगर क्योंकि मॉर्निंग में जरूरत नहीं है, ये बहुत बेसिक बेसिक आए हैं सवाल आपके एग्जाम में, बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, तो जो मेन मैथ्स है उसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है, उसके ऊपर फोकस रखिएगा। उसके बाद में सेट रिलेशन एंड मैपिंग, सेट रिलेशन एंड मैपिंग ये वाले टाइप थे, तो इसको आपने लिखा होगा ऐसे मानता हूँ। फिर टाइमिंग के ऊपर बात बता दूं कि कौन सी बैच बहुत स्टैंडर्ड है आपके लिए। ठीक है, ये बता देता हूँ। इंग्लिश कुछ बैच में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, किस में स्टार्ट हुआ है, अगर आप में से जितने भी बच्चे 7 PM की बैच इंग्लिश की कर रहे होंगे, 7 से लेके 8:30, तो ये वेल एंड गुड है कि आप इंग्लिश को यहाँ पर टाइम दे रहे हैं। सर मैंने इंग्लिश किया ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए 15 जान से एक बैच लॉन्च हो रही है, 8 बजे से लेके कितना 9:45 के आसपास बैच चलेगी शायद, ठीक है, AM तक। तो ये बैच है इंग्लिश, इसके बाद में रिपीट नहीं होगा, क्लियर कट बता रहा हूं, कोई आ जाए रिपीट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि सर जब पढ़ा रहे होंगे, संगपाल सर का लेक्चर आपने देखा होगा, डेप्थ में जाके पढ़ाते वो, तो वो डेप्थ में पढ़ाएंगे तो उनका कोई स्टाइल ही नहीं है क्रैश कोर्स बना के कंप्लीट कर दो, वो चाहते हैं कि बहुत डिटेल में जाके पढ़ाऊं जो बाद में बच्चे को सवाल ना पूछे। तो ये दो ही इंग्लिश की बैच है, दोनों में से एक बैच आपको उठानी है, तो मॉर्निंग नहीं, तो ये बैच 15 दिन हो गए इसको, आप जानते 15 डेज तो हो गया होगा ना, ये तो कंप्लीट उधर ही चल रही है। इसका डेट ऑफ कंप्लीशन भी हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है, इसका मैं बता देता हूँ, ये कब कंप्लीट होगी, इसके 15 फेब को ये बैच ही खत्म होगी, 15 फेब इसका डेडलाइन है। ठीक है, क्यों डेडलाइन रखा सर इसका, तो इसका रीजन है कि कंप्यूटर को लॉन्च कर रहा है आगे, कंप्यूटर का दर्शन तो होगा, क्योंकि होगा कि नहीं, कंप्यूटर का पढ़ाने वाली जो मैम है, शी इज वन ऑफ द एक्सपर्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, कंप्यूटर में इतनी जबरदस्त कमांड है, प्रोफेसर है कॉलेज के, बट वो पूरा कॉलेज में जाने के बाद इवनिंग में ही आ सकता है, तो कंप्यूटर को ही वहां पर ही लॉन्च होगा, बाकी बैच में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि टाइमिंग फैकल्टी का और एक्सपर्ट फैकल्टी मिले, इस वजह से वो कंप्यूटर का मिलेगा। दूसरा, आपके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट बता देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की जो बैच है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात 4 बजे से लेके 5:30 को स्टार्ट होगी, और ये भी 15 जान से ही स्टार्ट हो रही है, तो यही रीजनिंग करना है, बाकी रीजनिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं आपको। सर आपका ही रीजनिंग कर रहे हैं, मेरा ही रीजनिंग चल रहा है कि नहीं, मैं मंडे को कंप्लीट कर दूंगा वो रीजनिंग, कौन सा सिलोलिज्म, और मंडे से मैं मॉडर्न मैथ्स पे आ जाऊंगा। मैं कौन सा टॉपिक लूंगा इसमें वो भी बता देता हूँ ये। फिर मैं यहाँ पर लेने वाला आपका 5:30 से लेके कौन सा पढ़ाऊंगा, मैं 5:30 से 7 बजे के आसपास 10-15 मिनट तो ब्रेक दूंगा यार, ठीक है। यहाँ पर मैं लेके आऊंगा पीसी एंड कौन सा, प्रोबेबिलिटी, इसको मत स्किप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है, ये दो कंपलसरी। अब किसी को लगा मैंने तो एब्स्ट्रैक्ट पहले ही कंप्लीट कर दिया, क्लॉक कैलेंडर वगैरह सब कुछ मत पढ़ो, उससे अच्छा मैथ्स का स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, रिपीट करने में क्या फायदा है।
आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहले भी ज्वाइन किया हुआ है, तो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो कुछ स्टडी करते बैठेंगे। लेकिन जिन्होंने अटेंड ही नहीं किया, कौन सा रीजनिंग बता रहा हूं, देखो क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, एनालॉजी, वो नंबर सीरीज अभी डिस्कस किया ना पूरा रीजनिंग, वो ये 2 बैच में आएगा 15 तारीख से लेके। और इस बैच में मिलेगा इंग्लिश, अगर आपने अटेंड नहीं किया तो, ठीक है। और जो इंग्लिश पहले ही इस बैच में कर रहे हैं, मतलब कौन सा हमारा बैच, ये वाली बैच, वो कंटिन्यू रखना, हाँ मतलब कंटिन्यू चलना चाहिए। तो ऐसे बात चाहिए। 15 तारीख को, 15 फेब को यहाँ पर आपका कंप्यूटर मिल जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर मिलेगा। 15 फेब को कंप्लीट स्टार्ट होगा, 10 या 12 तारीख को खत्म कर दूंगा, क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट हमारा एंडिंग हो चुका होगा, खाली कंप्यूटर चलेगा, फिर टेस्ट पेपर ऐसे खेल रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है। थोड़ा बाकी सब्जेक्ट का दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा ये सिलेबस है इंग्लिश में। बेसिक ग्रामर, सर ने ग्रामर लिया होगा, वोकैबुलरी, वर्ड्स एंड फ्रेजेस हुआ है आपका, कॉम्प्रेंसेशन, समरी राइटिंग, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, ये वाले यही सिलेबस है। तो मैं ये सिलेबस आपको एज इट इज पीडीएफ सेंड करता हूँ, ठीक है। और मैं क्यों नहीं बताना चाहता इसका रीजन, जो पर्सन है इंग्लिश के लिए बहुत बेस्ट, वह आपको बताएंगे तो बहुत क्लियर होगा कि कहाँ पर पढ़ा रहे, कितने बजे पढ़ा रहे। अब मुझे मैथ्स का और रीजनिंग का पूछो, मैं बरोबर बता दूंगा कहाँ से सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये आपको वहां से जाके उनसे पढ़ना है, और कंप्यूटर का भी मैम से ही पढ़ना है जो ओरिजिनल आपको पढ़ाएंगे। मैं देखो ये मैं गारंटी दे देता हूँ आपका। सर सोनाली सर, आउट ऑफ द 200 हाउ मच शुड बी स्कोर टू गेट गवर्नमेंट एनआईटीज इन सीईटी। देखिए सोना, पहले ये बात बता दूं, सीईटी का स्कोर एनआईटीज के लिए लागू नहीं है, हाँ ये पहले दिमाग में रखना। बहुत कम होंगे शायद, मुझे नहीं लगता सीईटी का स्कोर पे एनआईटीज मिलता है। सीईटी का स्कोर किसके लिए लागू है, सिर्फ महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए। एनआईटीज में जाना है तो कौन सी एग्जाम देनी है, निमसेट देनी है, तो ही एनआईटीज मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सर नीट निमसेट की एग्जाम कब होगी, जून एंड जुलाई में होगी, तब तक तो टाइम है। अभी हमारा पूरा मार्च तक पूरा गोल सीईटी का ही रहेगा, बैच का अकॉर्डिंग टू द सीईटी चलेंगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट को हम लोग डिटेल में जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी कैसे होना चाहिए, जैसे रीजनिंग में कोई टॉपिक अगर आ रहा होगा, सर फॉर महाराष्ट्र आई एम आस्किंग, ओके महाराष्ट्र के लिए सीईटी है सोनाली, इज ओनली सीईटी, तो महाराष्ट्र में जो भी कॉलेज है वो सीईटी के थ्रू मिल जाएंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ महाराष्ट्र में एनआईटी जो होंगे उसमें सीईटी का स्कोर एक्सेप्ट होता है कि नहीं, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि सीईटी का स्कोर पे आता है, ठीक है। वो पूरी तरह से इसी में ही आना चाहिए। एनआईटीज अलग ही होता है, निमसेट का ही स्कोर पे एक्सेस होता है, ठीक है। ओके, और किसी का, हाँ मतलब नीम सेट का नहीं होता। बट हाँ, अब अगर आप कॉलेज में अगर बताओगे सर हमारे इंस्टीट्यूट के टॉप कॉलेज में, विजेटीआई इज द वन ऑफ द टॉप कॉलेज, वीर माता जीजाबाई कौर करके मुंबई का टॉप कॉलेजेस है, सोमनिया वो कॉलेजेस है। आप कोई टॉप कॉलेज बताओ वहां पर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, ठीक है। तो वहां के लिए आपको अभी के लिए ये टॉपिक पे ही फोकस रहना है, क्लियर। सिलेबस कॉपी सेंड कर रहा हूँ, आप लग जाइएगा तैयारी के लिए। कल कोई भी सेशन नहीं है, हाँ। उसके बाद में मैंने जैसे टाइमिंग बताया उस स्लॉट से आपको अटेंड करना है, उसी बैच में करना है। मॉर्निंग में 8 बजे आप अटेंड कर सकते हैं, 8 बजे की आपकी बैच है। उसके बाद में 10:30 बजे की आपकी बैच नहीं है, 12 बजे नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज वो बहुत कम टॉपिक है, वेटेज ही नहीं है। आप पढ़ तो सकते हैं, जैसे परसेंटेज में उसने कितना मार्क्स दिया, 1 मार्क्स। मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, मैं पूरा 7-8 दिन पढ़ाऊंगा उसको डिटेल में, ठीक है, क्योंकि डेप्थ में जाना है ना। तो आप चाहते हो सर मेरे लिए अलग परसेंटेज बनाओ सीईटी का, तो बना दूंगा, सैटरडे संडे पढ़ा दूंगा आपको, लगा तो वैसे कर सकता हूँ। तो उसको टाइम इन्वेस्ट न करते हुए जो आता है उसके पीछे लगे। ज्यादा मेहनत करने से पैसा नहीं मिलता, प्रॉपर मेहनत करने से मिलता है। कहाँ से पैसा ज्यादा मिलेगा, उस काम को करने से मिलता है। सेम स्टडी करने के समय जो वर्क करने पे ज्यादा मार्क्स आएगा उसी टॉपिक को करना, क्योंकि अभी वही टाइम है, अभी इधर उधर भागने का टाइम नहीं है। प्रॉपर एनालिसिस, कौन सा टॉपिक मार्क्स दिलाएगा कौन सा नहीं दिलाएगा, उसके पीछे लग जाइए, ठीक है। चले तो यहाँ पर रुकता हूँ, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना है हमें।